कहानी की शुरुआत में हम दो अमेरिकन कपल वेट और लिसा को देखते हैं जो साथ में ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप पर आए होते हैं। लेकिन जब वेट लिसा को शादी के लिए प्रपोज करता है तो लिसा उसके लिए साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो अभी अपनी कैरियर पर ध्यान देना चाहती है और वेट से उसके लिए कुछ समय मांगती है। लिसा के इनकार करने से वेट बहुत ज़्यादा दुखी होता है और लिसा से उसका रवैया भी बदल जाता है क्योंकि वो लिसा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो लिसा उसको ऐसे मना कर देगी। अब क्योंकि वेट और लिसा एक ट्रिप पर आए होते हैं इसलिए वो ट्रिप को कंटिन्यू रखता है। इसके बाद वेट और लिसा एक कार को रेंट पर लेकर घूमने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन पूरा रास्ता वेट अपसेट रहता है और कार ड्राइव करता है। और जब ये लोग बीच पर पहुंचते हैं तो लिसा वेट को अपसेट देकर उसको समझाती है कि क्यों ना हम सभी बातों को भुलाकर इस पल को एंजॉय करें। तब वेट लिसा की बात मान लेता है। फिर ये दोनों समंदर में स्विमिंग करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन उसी दौरान एक जेलीफिश वेट के पांव से टकराकर उसको जख्मी कर देती है, जिससे वेट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो समंदर से बाहर आ जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वेट का दर्द कम होता है तो वो जख्म को इग्नोर कर देती। रात होने पर लिसा और वेट अपनी कार में ही रात गुजारते हैं। अगले दिन लिसा वेट को कहती है कि क्यों ना हम एक ऐसी जगह पर चलें जहाँ के लिए हमने पहले से प्लान ना किया था। दरअसल लिसा इस ट्रिप को यादगार बनाना चाहती है और ऑस्ट्रेलिया के उन सभी टूरिस्ट स्पॉट को एंजॉय करना चाहती है जिसके बारे में उसने सुना था। पहले तो वेट किसी न्यू जगह जाने से मना कर देता है क्योंकि वो प्लान के मुताबिक चलना चाहता है। लेकिन जब लिसा उसके लिए रिक्वेस्ट करती है तो वेट राज़ी हो जाता है और अब वेट लिसा की बताई हुई जगह को जीपीएस की मदद से देखता है तो वो जगह 32 घंटे की दूरी पर थी। अगली सुबह वो दोनों अपनी कार से उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद जब वो लोग सिटी से बाहर ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान इलाके में आते हैं तो उनका फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है। वेट को पहले से ही पता था कि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाके से सफ़र करना उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है क्योंकि रेगिस्तानी और गुंजान इलाकों में इंसान का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता। इसलिए वेट सफ़र के दौरान ये फैसला करता है कि वो कोई शॉर्टकट नहीं लेगा क्योंकि अनजान सफ़र में शॉर्टकट लेना खतरे से कम नहीं हो सकता। रात होने पर वेट और लिसा एक मोटेल में रुकते हैं। अगले दिन वो एक बार फिर अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे आने पर जीपीएस एक शॉर्टकट रास्ते को शो करता है और वेट को आगे से टर्न लेने का सिग्नल देता है क्योंकि वेट ड्राइव करके थक चुका था और उसकी नज़र रास्ते पर थी और वो जीपीएस के शॉर्टकट पर ध्यान नहीं देता और जीपीएस के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ता है। कुछ दूर आगे आने पर रास्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है और जीपीएस एक बार फिर टर्न लेने को कहता है तो वेट समझता है कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं। लेकिन अब वो दोनों काफ़ी दूर आ चुके थे और वापस जाने का मतलब था कि आज का सारा दिन बर्बाद हो जाना। इसलिए वेट और लिसा उसी रास्ते पर ही आगे चलने को डिसाइड करते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर आगे के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर जीपीएस वेट को बार बार यू टर्न लेने का सिग्नल देने लगता है, जिससे वेट समझ आता है कि ज़रूर जीपीएस में ख़राबी आ गई है। वेट का मूड तो पहले ही अपसेट था क्योंकि लिसा ने उसे शादी के लिए इनकार कर दिया था। इसलिए वेट को जीपीएस पे गुस्सा आता है और वो कार को रोककर बाहर आ जाता है, जहाँ से वो देखता है कि दूर दूर तक किसी पब्लिक स्पॉट का कोई नामो निशान ना था और वेट की कार का फ्यूल भी ख़त्म होने वाला। इसलिए वेट अगर बचे हुए फ्यूल में कार को सही डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा तो वो दोनों ऑस्ट्रेलिया की इस रेगिस्तान में फंस जाएंगे। इसलिए वेट सामने दिख रही एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर आसपास देखने को डिसाइड करता है ताकि अगर आसपास कोई पब्लिक स्पॉट हुई तो उसका पता चल जाए। इसके बाद वो लिसा को नींद से जगाकर उस ऊंची पहाड़ी की तरफ निकल पड़ता है। वेट को लिखता है कि वो लिसा के साथ जिस पहाड़ी की तरफ जा रहा है वो थोड़ी ही दूर पर है, लेकिन ये वेट की गलत फहमी थी क्योंकि वो पहाड़ी वेट और लिसा से काफ़ी दूरी पर थी, जहाँ तक पहुँचने में उनको शाम हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों वापस अपनी कार की तरफ आने लगते हैं क्योंकि सुनसान रेगिस्तान में ऐसे खुले में रहना खतरनाक साबित हो सकता है। अब वेट और लिसा को वापस आते हुए रात हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों अंधेरे में ही अपनी कार को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद वो उनको अपनी कार नहीं मिलती। दरअसल अंधेरा होने की वजह से वेट और लिसा उस जगह का रास्ता भी भटक जाते हैं जहां पर उन्होंने कार को रोका था। अब जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगती है और वो दोनों अपनी कार को ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, जिसकी वजह से वो दोनों एक जगह पर रुककर रात गुजारने का फैसला करते हैं। अब अगली सुबह जब वेट उठता है तो वो देखता है कि उसके पैर पर जहाँ पर जेलीफिश ने काटा था उस जगह का घाव इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे वेट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन वो किसी तरह इस दर्द को बर्दाश्त करता है और वो दोनों अपनी कार को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब पूरा दिन कार ढूंढने के बावजूद उनको कार नहीं मिलती और एक बार फिर से शाम हो जाती है।
अब वेड और लीज़ा ने आज ना तो कुछ खाया था ना ही पिया था, जिसकी वजह से उन दोनों की हालत ख़राब होने लग जाती है। कार ना मिलने पर वो दोनों एक सेफ जगह देकर एक और रात ऑस्ट्रेलिया के ठंडे रेगिस्तान में गुजारने के लिए मजबूर थे। लेकिन जब लीज़ा सो रही होती है तो उस दौरान रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक खतरनाक बिच्छू लीज़ा के शर्ट के अंदर चला जाता है और लीज़ा को उसका ज़रा भी एहसास नहीं होता। अगली सुबह जब वेड नींद से उठता है तो वो लीज़ा को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी देर तक आवाज़ देने के बावजूद भी लीज़ा नींद से नहीं उठती। और जब वेड को थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि लीज़ा के होंठ पूरी तरह से काले हो गए हैं और लीज़ा इस वक्त बेहोशी की हालत में है। लीज़ा की यह हालत देखकर वेड पूरी तरह से डर जाता है और लीज़ा को अपने कंधे पर उठाकर कार को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। हालांकि वेड के पैर का जख्म भरने की वजह से पहले ही काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में होता है, लेकिन वो इस बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता और किसी तरह बड़ी मुश्किल से लीज़ा को लेकर अपनी कार को ढूंढने की कोशिश करता है। अब वेड ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके पाँव का जख्म काफ़ी बढ़ गया था और उसने 2 दिनों से ना कुछ खाया था ना ही पिया था, इसलिए वो जल्द ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद जब वेड के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है तो वेड की आंख खुल जाती है। वो आसमान में उड़ती प्लेन से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन पायलट वेड को नहीं देखता और वहां से आगे निकल जाता है। ये सब देखकर वेड बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। इसके बाद वेड छोटे छोटे पत्थरों की मदद से रेगिस्तान में एक बड़ा सा SOS लिखता है, ताकि जब अगली बार यहाँ से कोई जहाज़ गुजरेगा तो वो इस SOS के निशान को देखकर रुक जाएगा और वेड और लीज़ा को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अब 2 दिनों से ना कुछ खाने पीने की वजह से वेड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई होती है, इसीलिए वो अपना यूरिन पीने का फैसला करता है ताकि वो किसी तरह इस रेगिस्तान में सर्वाइव कर सके। इसके बाद वो अपना यूरिन इकट्ठा करने के लिए कोई चीज़ ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वो उस दौरान अपने पीछे पीछे एक निशान भी बनाता जाता है ताकि वो वापसी पर लीज़ा को ढूंढ सके। वेड के वहाँ से जाने के बाद लीज़ा भी होश में आ जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जहरीले बिच्छू के काटने की वजह से उसका एक हाथ काम करना बंद कर देता है तो वो पूरी तरह से डर जाती है। दूसरी तरफ काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद वेड को आखिरकार अपना बैग मिल जाता है, जिसके बाद वो पानी की बोतल में अपने यूरिन को डालता है, फिर उसे पी लेता है ताकि वो कम से कम इस रेगिस्तान में ज़िंदा तो रह सके। इसके बाद हम लीज़ा को देखते हैं जो वेड को आवाज़ें देकर बुला रही होती है, लेकिन 2 दिनों से ना कुछ खाने पीने की वजह से लीज़ा की आवाज़ भी स्लो हो गई थी। अब कुछ समय बाद लीज़ा को एक भेड़िया की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिससे वो पूरी तरह डर जाती है और उस जगह से आगे बढ़ जाती है जिस जगह पर वेड ने उसको छोड़ा था। अब वेड को वापस आने में राहत हो जाती है और जब वो उस जगह पर वापस आता है तो वहाँ उसे लीज़ा नहीं मिलती। इस वजह से वेड पूरी तरह से परेशान हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर लीज़ा को पुकारने लगता है। हालांकि लीज़ा अभी ज़्यादा दूर नहीं गई थी, इसलिए वो वेड की आवाज़ सुन लेती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता कि वेड उसे किस तरफ से बुला रहा है। अब वेड और लीज़ा एक दूसरे की आवाज़ सुनकर अंधेरे में ही एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक कोशिश करने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते और थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं और उसी जगह पर सोकर रात गुजारते हैं। अगली सुबह जब लीज़ा सोकर उठती है तो उसकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से ना कुछ खाया था ना पिया। लीज़ा रेगिस्तान में कुछ खाने पीने की चीज़ें ढूंढने लगती है ताकि वो खुद को ज़िंदा रख सके, लेकिन इस बंजर रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ और लंबी लंबी घासों के अलावा कुछ ना था। इसके बाद हम वेड को देखते हैं जो काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार कच्ची सड़क पर आ जाता है और जल्द ही उसको अपनी कार भी मिल जाती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि कार में ना तो पानी था ना कुछ खाने का सामान और साथ ही वेड ने जाते वक्त कार का बल्ब भी जलते हुए छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कार की बैटरी ख़त्म हो गई थी और अब कार स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। अब बचने का कोई भी रास्ता ना देखकर वेड कार का वाइपर फ्लूइड पीने का सोचता है ताकि वो अपना यूरिन कलेक्ट करके लीज़ा को दे सके ताकि लीज़ा जिंदा बची रहे। हालांकि वाइपर फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है जिसकी वजह से वेड की जान भी जा सकती है, लेकिन वेड अपनी जान की परवाह किए बगैर वाइपर फ्लूइड को पी लेता है और लीज़ा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब देखते ही देखते एक बार फिर से रात हो जाती है, लेकिन वेड को लीज़ा नहीं मिलती और वहीं दूसरी तरफ लीज़ा एक जगह पर चुपचाप बैठी होती है क्योंकि अब उसने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लीज़ा जब देखती है कि उसके सेल फोन में अभी भी थोड़ी सी बैटरी बची हुई है तो वो वेड के लिए एक मैसेज लिखती है जिसमें वो वेड को सॉरी बोलती है। इसके बाद हम वेड को देखते हैं जिसको वाइपर फ्लूइड पीने की वजह से पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता और वेड वहीं पर आग जलाकर लेट जाता है।
अगली सुबह लीजा जंगल की झाड़ियां और पत्तियां खाकर अपना पेट भरने की कोशिश करती है, लेकिन 4 दिनों से पानी न पीने की वजह से लीजा को डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है और वो एक जगह पर लेट जाती है। लीजा को लगता है कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। उसी दौरान लीजा को वेट की खींची गई एक लाइन नजर आती है, जिसके बाद लीजा हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से उस लाइन पर चलना शुरू कर देती है। काफी दूर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार वो वेट तक पहुंच जाती है। वेट की हालत इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। वेट की ये हालत देखकर लीजा बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और अपने फैसले पर पछताने लगती है कि उसे वेट को इस नई जगह पर आने के लिए जिद नहीं करनी चाहिए थी। लीजा को रोते हुए देखकर वेट उसे हिम्मत दिलाता है कि तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वेट लीजा को अपना यूरिन देता है ताकि वो इसको पीकर इस रेगिस्तान में कुछ दिनों तक सरवाइव कर सके। अब कुछ समय बाद वेट की मौत हो जाती है, जिससे लीजा बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और एक दिन तक वेट की डेड बॉडी के साथ लगी रहती है। अगले दिन लीजा हिम्मत करके किसी तरह मुश्किल से आगे बढ़ती है और आखिरकार वो अपनी गाड़ी तक जा पहुंचती है। कार में आने के बाद लीजा सबसे पहले वेट की दी हुई रिंग पहनती है, क्योंकि अब उसे वेट की अहमियत का पता चल गया था। लीजा वेट की रिंग पहन ही रही होती है, तभी वहां पर एक जहरीला सांप आ जाता है, जिसे देखकर लीजा पूरी तरह से शांत हो जाती है। जब वो सांप लीजा की बॉडी से नीचे उतरता है तो लीजा जल्दी से कार से नीचे उतर जाती है। वेट की रिंग पहनकर लीजा को थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद लीजा अपने सेल फोन में से कुछ पुराने फोटोज को देखती है और फिर एक और रात गुजर जाती है। अगले सुबह जब लीजा की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि वेट उसको पानी पिला रहा है, लेकिन ये सब लीजा का वहम था, क्योंकि वो वेट नहीं बल्कि एक रेंजर थी जो वेट के लिखे गए SOS को देखकर वहां पर आई थी। अब लीजा को रेस्क्यू कर लिया जाता है और वेट की बॉडी को अमेरिका भेज दिया जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेट के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया था कि वेट की मौत किडनी फेल होने की वजह से हुई थी और वहीं लीजा ने मिनेसोटा का एक नर्सिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया था। और इसी के साथ ही ये रेगिस्तानी कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है।